हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज हम कोशिका जीवन की इकाई कक्षा 11वीं में हम यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। यूकेरियोटिक कोशिका में कौन कौन सी कोशिकांग पाए जाते हैं सबको देखेंगे। उसे देखने से पहले हम यूकेरियोटिक कोशिकाएं ससीम केंद्रकी के बारे में पढ़ेंगे। यूकेरियोटिक कोशिका मतलब होता क्या है, जिसमें सुविकसित केंद्रक पाए जाते हैं। और सुविकसित केंद्रक किसमें पाए जाते हैं? मोनेरा को छोड़कर किसमें किसमें पाया जाता है? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया सभी में पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। राइबोसोम जो होते हैं वे झिल्ली रहित होते हैं, बाकी सभी झिल्लीबद्ध होते हैं। कोई एक झिल्ली से परिबद्ध है तो कोई द्विझिल्ली से परिबद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। पादप और जंतु दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों किस प्रकार से एक दूसरे से अलग हैं? स्टार्ट करते हैं हम लोग। सभी आद्य जीव, पादप, प्राणी व कवक में यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीदार अंगकों की उपस्थिति के कारण कोशिका द्रव्य विस्तृत कक्षयुक्त प्रतीत होते हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीमय केंद्रक आवरण युक्त व्यवस्थित केंद्रक मिलता है। इसके अतिरिक्त यूकेरियोटिक कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के जटिल गतिकीय एवं कोशिकीय कंकाल जैसी संरचना मिलती है। इनमें आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्र के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। फ्रेंड्स, सभी यूकेरियोटिक कोशिकाएं एक जैसे नहीं होती। पादप व जंतु कोशिकाएं भिन्न होती हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, लवक, एक बड़ी केंद्रकीय राजधानी मिलती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में ये क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। क्या क्या अनुपस्थित होते हैं? लवक और एक बड़ी केंद्रकीय राजधानी मिलती है। लवक क्यों नहीं पाया जाता जंतु में? क्योंकि हम लोग प्रकाश संश्लेषण थोड़ी ना करते हैं। प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? पादप करता है, इसलिए उसमें लवक पाए जाते हैं और एक बड़ी राजधानी मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी तरफ प्राणी कोशिकाओं में तारक काय मिलता है, जो लगभग सभी पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है। और जंतु की विशेषता क्या है कि उसमें तारक काय उपस्थित होता है, बाकी किसी में तारक काय नहीं पाया जाता। तारक काय का कार्य क्या होता है? वे कोशिका को विभाजन करने में क्या करते हैं? सहायता करती हैं। आइए अब प्रत्येक कोशिकीय अंग की संरचना व कार्यविधि का अध्ययन करें। अब हम कोशिकीय अंगक यूकेरियोटिक में कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं और उनकी कार्यविधि देखेंगे और उसका चित्र भी देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो होती है पादप में भी होती है, जंतु में भी होती है। जो कोशिका भित्ति होती है ना, कोशिका भित्ति सिर्फ पादप में होती है, जंतु में नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, सो स्टार्ट करते हैं। कोशिका झिल्ली दोनों में पाए जाते हैं, परंतु हम जो कोशिका झिल्ली पढ़ रहे हैं वे मानव में जो लाल रक्त की कणिका होती हैं उसकी कोशिका झिल्ली को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम। फ्रेंड्स, हम कोशिका झिल्ली पढ़ने से पहले उसका चित्र देख लेते हैं। ये उसका झिल्ली का तरल किरमिर नमूना है, ये जो है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो क्या है, ये शर्करा है, कार्बोहाइड्रेट, ये परिधीय प्रोटीन है। परिधीय प्रोटीन मीन्स जो बाहर है, और ये फॉस्फोलिपिड की द्विसतह है। फॉस्फोलिपिड की जो
पुच्छ सिरा होती हुई अंदर होती हैं जो अध्रुवी होती हैं, और उसका जो सिर होता है वे बाहर की तरफ होता है। पुच्छ सिरा अंदर की तरफ क्यों होती है? क्योंकि वे जल से क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, शर्करा पाई जाती हैं, परिधि प्रोटीन पाई जाती हैं। लिपिड जो बनी होती है किससे बनी होती हैं? फास्फोलिपिड से बनी होती हैं। इसमें प्रोटीन जो होते हैं वे दो तरीके से विभक्त रहते हैं, एक परिधीय प्रोटीन और एक अंगभूत प्रोटीन। परिधीय प्रोटीन जो होता है वे बाहर की तरफ होता है, बाह्य होती है, और एक अंगभूत प्रोटीन होता है जिसे हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं, जो अंदर की तरफ धंसे होते हैं, जो बिल्कुल बीचों बीच होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अंगभूत प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। ये कोशिका झिल्ली कार्य क्या होता है? कोशिका झिल्ली कार्य होता है अणुओं का पहुंचाना, अणुओं का परिवहन। इसमें 3 तरीके से होता है, सक्रिय, निष्क्रिय। ठीक है फ्रेंड्स। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली बाहर से अंदर आने के लिए क्या होते हैं? चयनित पारगम्य होती हैं। कुछ अणु जो होते हैं वे बिना ऊर्जा की आवश्यकता से झिल्ली से होकर आते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? निष्क्रिय परिवहन बोलते हैं, जिसमें कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, उच्च से निम्न। और जल भी जो होते हैं उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, क्योंकि जो ध्रुवीय अणु, जो अध्रुवीय लिपिड द्विसतह से होकर नहीं जा सकता, उन्हें झिल्ली से होकर परिवहन के लिए झिल्ली की वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जो ध्रुवीय अणु होते हैं, वे अध्रुवीय अणु से, अध्रुवीय लिपिड द्विसतह से होकर नहीं जा सकता, इसलिए उसे किसकी आवश्यकता होती, किसकी जरूरत पड़ती है? वहाँ से निकलने के लिए वाहक प्रोटीन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम कोशिका झिल्ली पढ़ते हैं। किसमें दिया गया है? कोशिका झिल्ली वर्ष 1950 के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के खोज के बाद कोशिका झिल्ली की विशिष्ट रचना का ज्ञान संभव हो सका। इस बीच मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं की कोशिका झिल्ली के रासायनिक अध्ययन के बाद जुद्रव्य झिल्ली की संभावित संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकी। अध्ययनों के बाद इस बात की पुष्टि हुई कि कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिड व प्रोटीन की बनी होती हैं। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती हैं? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती हैं। इसमें प्रमुख लिपिड फास्फोलिपिड होते हैं। लिपिड जो होते हैं किससे बने होते हैं? फास्फोलिपिड के होते हैं, जो 2 सतहों में व्यवस्थित होता है। लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं। लिपिड जो होते हैं कहाँ पर व्यवस्थित होते हैं? झिल्ली के अंदर, जिनका ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर और जल भीरू पुच्छ सिरा अंदर की ओर।
जल भूरू उच्च सिरा अंदर की ओर क्यों होता है? क्योंकि वे जल से सुरक्षित रहना चाहते हैं। इसे सुनिश्चित होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी हुई अध्रुवीय पुच्छ जलीय वातावरण से सुरक्षित रहती हैं। इसके अतिरिक्त फॉस्फोलिपिड झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल भी क्या होते हैं? उसमें पाया जाता है। हम लोग क्या पढ़े हैं? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली द्विसतह होती है, मतलब 2 सतहों से मिलकर बनी होती हैं। जो बनी होती है वे किसके बनी होती है? लिपिड वो भी फॉस्फोग्लिसराइड, और इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल। और ये किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं? जल भीरू पुच्छ सिरा अंदर की ओर, ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से यह स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन व लिपिड का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। मनुष्य की रुधिराणु की झिल्ली में लगभग 52% प्रोटीन, 40% लिपिड मिलता है। झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन को अलग करने की सुविधा के आधार पर 2 अंगभूत व परिधीय प्रोटीन भागों में विभक्त कर सकता है। प्रोटीन को 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला एक परिधीय है जो बाहर की तरफ है, और एक अंगभूत है जो अंदर की तरफ है। परिधीय प्रोटीन झिल्ली की सतह पर होते हैं, जबकि अंगभूत प्रोटीन आंशिक या पूर्ण रूप से झिल्ली में धंसे होते हैं। आंशिक मतलब थोड़ा बहुत, और पूर्ण रूप से मतलब पूरी तरह। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में, कौन से सन में? 1972 में सिंगर व निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे तरल कृमि नमूना के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार कर दिया गया। इसके अनुसार लिपिड के अर्धतरलीय प्रकृति के कारण फॉस्फोलिपिड द्विसतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। झिल्ली के भीतर गति करने की क्षमता उसकी तरल पर निर्भर करती है। ठीक है फ्रेंड्स, झिल्ली की तरलीय प्रकृति, इसके कार्य। झिल्ली की जो तरल प्रकृति होते हैं उसके क्या क्या कार्य होते हैं? कोशिका वृद्धि, अंतरकोशिकीय संयोजन का निर्माण, श्रवण, अंतरकोशीय कोशिका विभाजन इत्यादि की दृष्टि में महत्वपूर्ण हैं। जुद्रव्य झिल्ली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ये जो कोशिका झिल्ली होती है उनके कार्य क्या होते हैं? इससे अणुओं का क्या होता है? परिवहन होता है। यह झिल्ली इसके दोनों तरफ मिलने वाले अणु के लिए क्या होते हैं? चयनित पारगम्य है। झिल्ली जो होते हैं वे दोनों तरफ बाहर और अंदर मिलने वाले अणु के लिए क्या होते हैं? चयनित पारगम्य होते हैं। कुछ अणु बिना ऊर्जा की आवश्यकता के झिल्ली से होकर आते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। जैसे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, जिसमें कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। उदासीन विलेय, उदासीन विलेय सांद्रता प्रवणता के अनुसार जैसे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर साधारण विसरण द्वारा इस झिल्ली से होकर जाते हैं। जल भी इस झिल्ली से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। विसरण द्वारा जल के प्रवाह को प्रासरण कहते हैं। चूंकि ध्रुवीय अणु जो अध्रुवीय लिपिड द्विसतह से होकर नहीं जा सकता, जो बाहर की तरफ है, जो ध्रुवीय है, ध्रुवीय अणु वे अंदर की तरफ अध्रुवीय से होकर नहीं जा सकता, वहीं झिल्ली से होकर परिवहन के लिए झिल्ली की वाहक प्रोटीन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। कुछ आयन व अणु का झिल्ली से होकर परिवहन उनकी सांद्रता प्रवणता के विपरीत जैसे निम्न से उच्च सांद्रता की ओर होता है।
इस प्रकार के परिवहन हेतु ऊर्जा आधारित प्रक्रिया होती हैं जिसे एटीपी का उपयोग होता है, जिसे सक्रिय परिवहन कहते हैं। सक्रिय निष्क्रिय आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। सक्रिय मतलब जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और निष्क्रिय जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। निष्क्रिय मतलब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, और सक्रिय मतलब निम्न से उच्च सांद्रता की ओर। यह एक पंप के रूप में कार्य करता है जिसे सोडियम आपन पोटेशियम आपन पंप कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को कोशिका झिल्ली अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोशिका झिल्ली में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। लिपिड होता है जो फॉस्फोग्लिसराइड की बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट होती हैं, शर्करा जिसे हम शर्करा बोलते हैं, प्रोटीन होती हैं, और कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। और जो कोशिका झिल्ली होते हैं ना, सभी में अलग अलग होते हैं। सभी में प्रोटीन एंड लिपिड जो होती हैं उनकी मात्रा अलग अलग होती है। ठीक है फ्रेंड्स, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं।